हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली कवर करते हैं और उससे पहले हम एक मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, मेरे हालातों पर हंस मत, जितनी बार तुमने कोशिश भी नहीं की उससे ज़्यादा बार मैं गिरकर खड़ा हो चुका हूँ। तो दोस्तों, जीवन के अंदर बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है, लेकिन जो इंसान बुरे हालातों से लड़ करके संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ता है वो हमेशा ही सफल होता है। इसलिए अपने बुरे समय में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयास करने से ही सफलता ज़रूर मिलती है और अपने माँ बाप का सपना पूरा होता है। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ये किया है कनाडा देश ने। यानी कनाडा देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित कर दिया है, क्योंकि भारत में रामलला का आप कह सकते हैं जन्म हुआ है अयोध्या के अंदर। तो उसी के उपलक्ष्य में कनाडा देश ने भी अयोध्या राम दिवस बनाने की घोषणा की है। इसके बाद अगर बात की जाए, कनाडा के स्थानीय सरकारों ने राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर के सम्मान में 22 जनवरी 2024 को एक विशेष दिन के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये जो आप कह सकते हैं रामलला का जो मंदिर बना है वो 15 आप कह सकते हैं 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, कुछ स्टैटिक के संबंधित क्वेश्चन है जो करंट से संबंधित आते हैं आपके एग्जाम में। भारत ने कनाडा के साथ ई वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है और कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर विली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी और कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण की सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। और स्टैटिक जीके में आपने क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? तो कनाडा देश की है। इसके बाद अगर बात की जाए, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है मक्का ए शरीफ। यानी अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मक्का ए शरीफ रख दिया गया। अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, आप कह सकते हैं, नागर शैली में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है और 22 जनवरी 2024 का इसका उद्घाटन हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो अयोध्या में मस्जिद का निर्माण होगा वो आप कह सकते हैं अपनी जो पुरानी जगह है, उस मस्जिद की जो पुरानी जगह है उससे 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धनीपुर गांव में है और एक बहुआयामी संस्कृति स्थल है। पूछा जाएगा जो पुरानी बाबरी मस्जिद जो थी उससे कितने किलोमीटर दूर है? ये तो 25 किलोमीटर दूर है और धनीपुर गांव में स्थित है और एक ये बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद के निर्माण की जिम्मेवारी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने ली है। यानी मस्जिद का जो निर्माण करेंगी वो करेगा इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। इसके बाद अगर बात की जाए, मस्जिद का निर्माण कुल 11 एकड़ में किया जाएगा। मस्जिद का जो निर्माण है वो कुल 11 एकड़ में किया जाएगा, जिसमें 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है। जिसके बाद कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण किया जाएगा जो इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज को दर्शाती हैं। यानी इसके अंदर 5 मीनारें होंगी, जिसमें एक होगा कलमा, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोजा, उसके बाद जक़ात और उसके बाद हज। इन सब को ये क्या करेंगी? प्रदर्शित करेंगी। अब बात करते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया? तो ये बनाया है अरुण योगीराज ने।
यानी रामलला की जो मूर्तियां हैं उसको बनाने का काम किया है अरुण योगीराज ने। इसके बाद अगर बात की जाए कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन जो करंट से संबंधित हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सोने के भंडार के मामले में कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पे जर्मनी, तीसरे स्थान पे इटली है। नवाचार इंडेक्स में अगर बात की जाए तो भारत का स्थान 40वां है। प्रेस फ्रीडम की अगर बात की जाए तो भारत का स्थान 161वां है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार भारत का स्थान 80वां है। क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो भारत का स्थान 7वां है। जेंडर गैप में अगर बात की जाए तो 127वां है। और हंटर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो भारत का स्थान 111वां है। इसके बाद अगर बात की जाए जो करंट से संबंधित स्टैटिक जीके है, हाल ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून साइन पर उतारने वाला 5वां देश कौन सा बना है? जापान बना है। यानी जापान जो है चंद्रमा पर, आप कह सकते हैं चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला जो है, जिसका नाम है मून साइन पर, वो उतारने वाला 5वां देश बना है। पहला बना है यूएसए, दूसरा बना रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत, 5वां जापान। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो फूमियो किशिदो। और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। इसके बाद अगर बात की जाए, चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 की कक्षा प्रस्थापित किया गया 23 अगस्त 2023 को। यानी चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा पर स्थापित किया गया 23 अगस्त 2023 को। विश्व में एकमात्र देश जो साउथ पोल पर उतारने वाला पहला देश बना है वो है, आप कह सकते हैं, भारत। यानी चंद्रमा की साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत कौन से पहला देश बना है? तो ये बना है पहला देश जिसने, आप कह सकते हैं, चंद्रयान 3 को उसके साउथ पोल पर उतारा है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। चंद्रयान 3 पर जहां पर पहुंचा उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, हाल ही में किस मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये की है मैरी कॉम ने। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद अगर बात की जाए, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन सभी प्रतियोगिताओं से संन्यास लेने के पीछे उनकी उम्र का हवाला दिया है। यानी उम्र ज्यादा होने के कारण उन्होंने, आप कह सकते हैं, यहां पर संन्यास लेने की घोषणा की है। 41 साल की मैरी कॉम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, अगर मैं अपने दिल से कहूं तो मुझ में अभी भी कुछ करने की भूख है। मैं अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं और देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं, लेकिन उम्र के कारण इस वर्ष से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हूं। यानी उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूं, लेकिन मेरी उम्र जो आप कह सकते हैं उसके हिसाब से मैं यहां पर यह कार्य करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैं संन्यास लेने की घोषणा करती हूं। उसके बाद अगर बात की जाए, इन्होंने 5 बार एशियाई चैंपियन 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बनी। यानी 5 बार एशियाई चैंपियनशिप है इन्होंने जीती है और 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बनी। और इन्होंने 6 बार, आप कह सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी है। इसके बाद अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आप कह सकते हैं इंदौर के रहने वाले आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के समारोह में उनको सम्मानित किया गया है। यानी इंदौर के रहने वाले, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया और 22 जनवरी को नई दिल्ली के में स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से उसको सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर बात की जाए, मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड है। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल आप कह सकते हैं ट्रैकिंग की है। यानी उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक उन्होंने सफल ट्रैकिंग भी की है और 2022 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने। इसके बाद अगर बात की जाए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषीय शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है अनुवादिनी। अनुवादिनी जो आप कह सकते हैं, केंद्र सरकार ने बहुभाषीय शिक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा को बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया, तो उन सभी भाषाओं में इस तरह की जो आप कह सकते हैं सामग्री जो है उनको उपलब्ध करवाई जाएगी और इसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष भी कमी आई है? तो उस देश का नाम है चीन। यानी चीन देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष भी आप कह सकते हैं कमी आई है। और जनसंख्या के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो अपने भारत में जी। 2023 की अगर बात की जाए, 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। 2.75 मिलियन से घटकर 1.40 बिलियन हो गई है। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। अगर बात की जाए, चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है और चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च भी कर दिया है। इसके बाद अगर बात की जाए, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो यह है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। दिसंबर माह के कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हैं। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो ये पेंट केमिस को घोषित किया गया है। और महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो दीप्ति शर्मा को। पेंट केमिस जो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और दीप्ति शर्मा अगर बात की जाए तो भारत के खिलाड़ी हैं। पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। आ चुका क्वेश्चन ये भी कि बीसीसीआई ने किसकी जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ किस खिलाड़ी को घोषित किया गया है? पेंट केमिस को। और महिला वर्ग में किसे घोषित किया गया? दीप्ति शर्मा को। और अगर बात की जाए पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिन्होंने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो उसका नाम आप कह सकते हैं, उसका नाम अगर बात की जाए तो यहां पर है विराट कोहली। और विराट कोहली ने आईसीसी अवार्ड 2023 में वनडे गेम्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। विराट कोहली ने आईसीसी अवार्ड्स 2023 में वनडे गेम्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। यह चौथी बार है जब उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। पहले 2012, उसके बाद 2017 और उसके बाद 2018। आईसीसी
क्रिकेट विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कोहली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया। उसके बाद अगर बात की जाए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दौरान कोहली ने 11 पारियों में 69.4 की औसत से 98.46 की स्ट्राइक रेट से 765 रन बनाए और उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर 6 शतक भी लगाए थे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कोहली ने शानदार परफॉर्म का प्रदर्शन करते हुए 14 पारियों में 1000 रन भी बनाए थे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद। और अपने माता पिता की सेवा करें, देश के जवानों का सम्मान करें। धन्यवाद।